नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी बैंक से कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है और बैंक ने आपके ऊपर 420, 419 इन तमाम IPC की धाराओं में प्राथमिक दर्ज कराई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि FIR दर्ज कराई है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जितने लोग भी वीडियोज़ इस पर बनाते हैं उनको शायद ज्ञान नहीं है, और आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई बताएंगे और साथ ही साथ एक केस का आपको हम रेफरेंस भी दिखाएंगे कि आज हमारे एक और क्लाइंट के ऊपर बैंक ने गलत तरीके से FIR दर्ज कराई है। तो ये है FIR की कॉपी, शायद वाइट होने से आपको दिख नहीं रहा होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसको हम दिखा देंगे, और इसमें काफ़ी धाराओं में केस फाइल हुई है। तो ये FIR की कॉपी है और इसमें 419, 420 लगाए हुए हैं। ठीक, FIR की कॉपी ये है, इसी प्रकार की FIR होती है, पीछे पूरा डिटेल होता है और ये लगभग कम से कम 5-6 पेज का है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में ये है, हालांकि कैमरे में नहीं आ रहा है। चलिए अब हम इसका करते हैं पोस्टमार्टम, और आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पूरे ध्यान से देख लिया तो फिर आपको जीवन में किसी प्रकार से बैंक से डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि FIR और FIR के बाद की प्रक्रिया कैसे आप बच सकते हैं। बैंक FIR कराया है तो क्या ये चीज़ मेंटेनेबल है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, लेकिन कंप्लेंट और FIR में अंतर होता है। कंप्लेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है तो थाने वाले उसको बुलाते हैं और उसको समझा बुझा करके या फिर उसको थोड़ा सा वार्निंग दे करके छोड़ देते हैं। लेकिन FIR जब दर्ज हो जाती है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, CRP के सेक्शन 154 के अंतर्गत अगर FIR दर्ज होती है तो ये प्राथमिक होती है, ये आपराधिक घटनाओं के लिए होती है। फिर इसमें पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसको कि अन्वेषण करते हैं, और फिर अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश करते हैं CRPC के सेक्शन 173 के क्लॉज 2 में। उसमें फिर वो चार्ज बनता है और उसके बाद फिर वो जो केस होता है वो ट्रायल के रूप में जाता है और फिर उसमें कोर्ट में केस चलता है। लेकिन लोन के मैटर में अगर बैंक ने FIR दर्ज कराई है तो क्या बैंक FIR दर्ज करा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, बैंक क्या आप भी किसी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। मुकदमा कहने का मतलब ये है कि FIR दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज कराने के लिए किसी प्रकार की उतनी स्ट्रांग सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, आजकल जो व्यवस्था चल रही है और बैंक के पास तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो अपने किसी भी कस्टमर के खिलाफ वो केस फाइल नहीं करा सकता है या फिर FIR दर्ज नहीं करा सकता है, क्योंकि उसके पास प्रूफ होता है कि सर देखिए, मैंने इसमें इनको लोन दिया था और अब ये पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अब ये हमारे साथ ठगी कर रहे हैं, अब ये हमारे साथ हमको 420 कर रहे हैं, यानी कि ठगी कर रहे हैं। तो आप इसमें मुकदमा इनके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि आप FIR लिख लीजिए। तो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होता है, SHO होता है, वो उसमें FIR दर्ज कर लेता है, क्योंकि FIR दर्ज होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो अगर बैंक ने आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कर दिया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपका फाइनल चीज़ नहीं है। अब इसमें क्या है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर में आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। सबसे पहले बात तो इस बात को समझ लीजिए, 420 का जो मुकदमा होता है उसमें आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
अब आपके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसकी रिपोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 173 के क्लॉज 2 में वह आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करती है। अब उसमें चार्ज शीट बनते हैं, चार्ज बनता है। अब यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। जो चार्जशीट आपके कोर्ट में जाता है, अब इसकी जो भी चार्जेस हैं, अब इसका जो भी चार्जशीट बनेगा अब वो कोर्ट में जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके खिलाफ एक रिटन स्टेटमेंट हम भी दायर करेंगे कोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से, और इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सबका हम ऑब्जेक्शन करेंगे। हम सबको लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्शन करेंगे और साथ ही साथ कोर्ट में हम प्रूफ करेंगे कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं, जितनी भी धाराओं की बात की गई है, सारी धाराएं वह क्रिमिनल केस में आती हैं, जबकि लोन का जो मैटर होता है वो सिविल नेचर का होता है। यानी कि हमारे क्लाइंट के द्वारा जो भी पैसे का लेन देन नहीं किया गया उसका जो नेचर है वो सिविल प्रकृति का है। उसके साथ प्रॉब्लम हो गई, वो पैसा नहीं दे पाया, उसकी नौकरी चली गई, उसका बिजनेस बंद हो गया, जिसकी वजह से वह अपना लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया। लेकिन इसमें जो 420, 419, 506 इन धाराओं का जो उल्लेख किया गया है, ये धाराएं आपराधिक प्रवृत्ति की धाराएं हैं और जिसमें कि आपके आपराधिक मनः स्थिति यानी कि मेंसरिया, एक्टसरिया, ये सब लॉ की बातें हैं। इसमें ये काम करती हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई क्राइम नहीं हुआ है, इसमें किसी प्रकार से सोची समझी साजिश नहीं है। ये एक नेचुरल तरीके से इसमें डिफ़ॉल्ट हुआ है और इसमें हमारा क्लाइंट सेटलमेंट के लिए रेडी है। तो यहाँ पर बैंक ने जानबूझ करके एफआईआर गलत तरीके से रजिस्टर्ड कराई है, तो इस एफआईआर को यहाँ पे रद्द किया जाए, क्योंकि ऐसे धाराएं और ऐसी धाराएं सिर्फ और सिर्फ आपराधिक केसों में हो सकती हैं, न कि सिविल केसेस में। तो इसी तरीके से अगर आपके ऊपर भी बैंक ने 420 का मुकदमा किया है तो जज 1 मिनट के अंदर में उड़ाकर इस केस को फेंक देगा। जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो 1 मिनट के अंदर ऐसे बैंक के द्वारा फाइल किए गए एफआईआर को रद्द कर देगा और इसमें आपको बरी कर देगा। ऐसे केसेस ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपका लॉयर इसमें साबित कर देता है कि ये जो है लोन वो सिविल प्रकृति का है और बैंक ने जो धोखाधड़ी की बात की है वो आधारहीन है, बेसलेस है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, और इसमें अगर आप प्रूफ कर देते कि हमने लीगल तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट लगा करके इसमें हमने लोन लिया है और सारे डॉक्यूमेंट हमारे हैं और बैंक के लीगल पैनल ने यानी कि बैंक के लीगल ब्रांच ने हमको क्लियरेंस दी, उसके बाद जाके लोन पास हुआ और इतने प्रोसेसिंग के बाद पास हुआ, तो फिर बैंक हमारे ऊपर इस प्रकार का एलिगेशंस कैसे लगा सकता है। तो ऐसी एफआईआर 2 मिनट के अंदर में रद्द हो जाती हैं ट्रायल में, और ट्रायल में टिकती नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी गलत बात है। तो दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एफआईआर 2 मिनट के अंदर रद्द हो जाते हैं और इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम आप अपने केस को लड़िए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।